Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रकरण स्वरों का वर्गीकरण। तो मित्रों, इस वीडियो में जानते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला जानी थी, जिसमें वर्णमाला के दो प्रकारों के बारे में जाना था। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, वो हमने पिछले वीडियो में जान ली। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे स्वरों का विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है, जो कि मुख्यतः 5 प्रकार से हैं। उनको हम क्रमबद्ध अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो स्वरों का वर्गीकरण का आधार है वह है मात्रा और उच्चारण काल। ठीक है, मात्रा और उच्चारण काल अर्थात जो समय हमें उच्चारण में लगता है, मात्रा है जो स्वरों की, वह उस आधार पर क्या है, स्वरों का पहला वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। अर्थात जब हम जिस वर्ण को उच्चारण करते हैं, जिस स्वर को उच्चारित करते हैं, उसमें हमें बहुत कम समय लग जाता है और बड़ी आसानी से हम उसको उच्चारित कर पाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4, ओ, ई, उ, री। और एक बात अब नोट कीजिएगा, इनको ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर। बहुत बार पूछा जाता है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व मूल स्वर कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको नोट कर देंगे आप। ठीक है, एक बार फिर जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। उसके बाद दूसरा जानते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व से अधिक समय लगता है, अधिक यानी उससे थोड़ा ज़्यादा समय जिसमें लगता है उच्चारित करने में, उसे दीर्घ या गुरु कहते हैं। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। बहुत जगह पूछा जाता है इन वर्णों में से कौन सा गुरु वर्ण है, उसमें इनमें से एक वर्ण आ जाएगा, वह आपको चयनित करना है। ठीक है, तो दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु। तो दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं, ओ है, ई है, ऊ है, ए है, आई है, ओ हो और औ है। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ वर्ण है। इनको क्या कहते हैं हम, जैसे ऊपर हमने बताया था, स्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर। बहुत बार पूछा जाता है, इनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। उसके बाद पढ़ते हैं हम पुलुत स्वर के बारे में। पुलुत क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, किसी को अगर दूर से पुकारना है या नाटकों के संवाद के रूप में हमें करते हैं। मान लीजिए श्याम और बलराम गैया चराने वृंदावन जो अरण्य था वहाँ गए हैं। ठीक है, और उनकी गाय खो गई। तो ढूंढते हैं, वो एक भाई इधर वाले क्षेत्र में ढूंढ रहा है, दूसरा भाई दूसरी क्षेत्र में ढूंढ रहा है। अब बलराम को क्या है, गाय मिल जाती है। तो बलराम क्या है, यहाँ से उसको बहुत दूर से आवाज मारता है कृष्ण को, हे कृष्ण इधर आइए, यहाँ गाय है। अर्थात जब वह इतनी दूर से उसको पुकार रहा है, तो वहां पर क्या है, कृष्ण को क्या हो जाएगा, पुलुत। और वहां पर हम अंतिम में क्या लिख देते हैं, पुलुत का जो एक प्रकार का चिन्ह है वहां पर 3 लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है हे राम, अर्थात यह एक नाटक संवाद में प्रयुक्त है। रावण कह रहा है हे राम, अर्थात यह चिल्ला कर कह रहा है। इसी प्रकार से यह पर पुलुत स्वर है। जैसे एक उदाहरण और जान लेते हैं हम, जैसे हम उच्चारित करते हैं ओम। ठीक है, ओ के बाद 3 लिख देते हैं और अंतिम में
म लिख देते हैं। अर्थात जो ओ है यह क्या है, पुलुत स्वर है। इसको कैसे उच्चारित करेंगे हम, ओम। इसी प्रकार से यह पुलुत स्वर है। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण का दूसरा आधार, जो कि क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर किया गया है। अर्थात अगर हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ का प्रयोग किस स्थान से हो रहा है, कौन सा भाग जीभ का कार्य कर रहा है, उस पे भी तीन प्रकार से इसको अलग अलग भेद किए गए हैं। जो कि पहला क्या है, अग्रस्वर है, जो कि क्या है, अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का क्या करता है, अग्रभाग कार्य करता है। अग्र का अर्थात है आगे का भाग। आगे का भाग क्या है, ये चित्र के माध्यम से जान सकते हैं हम, ये अग्रभाग है। जब यह कार्य करेगा तो क्या है, वह स्वर क्या हो जाएगा, अग्रस्वर। ठीक है, तो जानते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं। अग्रस्वर होते हैं ई, ए और आई। ये चार मुख्यतः क्या है, अग्रस्वर है। अगर हम अभी उच्चारण करेंगे तो ई, ए और आई, इनका उच्चारण क्या होगा, हमारे जीभ का अग्रभाग कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा इसका आधार है, वह क्या है, मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में क्या है, जीभ का हमारा मध्य भाग कार्य करता है। अर्थात जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या है, हमारा जीभ का मध्य भाग कंपित होगा, अर्थात वह कार्य करेगा। ठीक है, तो उसमें केवल एक ही स्वर होता है जो कि ओ है, ह्रस्व ओ। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम पश्य भाग, पश्य स्वर। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्य भाग कार्य करता है। इस चित्र के माध्यम से जान सकते हैं हम, ये पश्य भाग हो गया। ठीक है, मध्य भाग ये यहाँ पर, ठीक है, पश्य भाग ये। तो पश्य भाग कार्य कर रहा है तो वह क्या है, पश्य स्वर कहलाएगा। जो कि निम्न प्रकार से हैं स्वर, आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ये क्या है, पांच ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम जीभ के पश्य भाग से करते हैं। ठीक है, अब स्वरों का वर्गीकरण का तीसरा मुख्य आधार हम जान लेते हैं कि तीसरा आधार क्या है। तीसरा आधार है मुख द्वार खुलने के आधार पर, अर्थात इसे मुखाकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके चार मुख्यतः भेद हैं मुख द्वार खुलने के आधार के, जो कि पहला है इसमें विवृत। विवृत को अंग्रेजी में ओपन कहते हैं, अर्थात मुख द्वार खुले होने की स्थिति में उच्चरित स्वर। जब हमारे मुख द्वार क्या है, बिल्कुल खुला होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चित्र में, इसमें हमारा मुख क्या है, पूरा खुला हुआ है। तो इस स्थिति में जो स्वर उच्चरित होगा उसे हम क्या कहेंगे, विवृत स्वर। इस स्थिति में उच्चरित होने वाला एकमात्र स्वर है जो कि दीर्घ आ है। अब हम इसको दीर्घ आ कहेंगे, बहुत सारे कहते हैं बड़ा आ, क्योंकि अब हमने जान लिया इसको क्या कहते हैं। इसको गुरु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं, ये द्विमात्रिक वर्ण है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, विवृत। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम अर्धविवृत। अर्धविवृत को हाफ ओपन कहते हैं, मुख द्वार आधा खुले होने की स्थिति में उच्चरित स्वर। जब हमारे मुंह का द्वार क्या होगा, आधा खुला होगा। तो उसमें जब इस प्रकार देखिए, इस चित्र में देखिए, इस प्रकार जब हमारा मुंह द्वार खुला होगा तो इस स्थिति में जब हमारे मुंह से कोई स्वर उच्चरित होगा तो वह क्या कहा जाएगा, अर्धविवृत। इसमें तीन मुख्यतः हैं जो कि अ है, आई है और ओ है। ये क्या है, अर्धविवृत स्वर। ठीक है, अर्धविवृत को जान लेने के पश्चात हम जानते हैं संवृत। संवृत का अर्थ होता है क्लोज, मुंह द्वार लगभग बंद होने की स्थिति में। जैसे कि यहाँ पर जान सकते हैं हम, ये तीसरा जो चित्र है इसमें लगभग हमारा मुंह बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम किसी स्वर को उच्चरित करेंगे तो वह क्या कहा जाएगा, संवृत स्वर। संवृत स्वर अर्थात क्लोज। ठीक है, तो इसके जो भेद हैं, इसमें जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व ऊ है और
दीर्घ ऊ है। इस प्रकार क्या है, ये 4 वर्ण हैं, 4 स्वर हैं जो कि समृत कहे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जानते हैं हम अर्ध समृत। अर्ध समृत अर्थात हाफ क्लोज। जब क्या है, हम मुख द्वार आधा बंद होने की स्थिति में, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति जब होगी और हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध समृत। तो ये अर्ध समृत वर्ण 2 ही हैं, ऐ है और औ है। ये क्या है, अर्ध समृत वर्ण है। मैं एक बार बताना चाहूँगा सभी को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि यह टॉपिक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण का आधार। पहला आधार था जिसमें उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा था जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पर। अब हम चौथा पढ़ते हैं ओंठों की स्थिति के आधार पर, कि हमारे ओंठ किस प्रकार से बने हुए हैं जब हम उन स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो पहला जो आधार है इसका वह है आवृत्त मुखी। आवृत्त का मतलब होता है नावृत इति आवृत्त। जिस प्रकार क्या है, वृत्त अर्थात गोलाकार हमारा मुंह जब न हो। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह पहला चित्र जो है इसमें हमारा जो ओंठ है वो वृत्त नहीं है, यानी गोलाकार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यह आवृत्त मुखी कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ क्या है, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। तो वह कौन कौन से स्वर हैं जिसमें हमारे, जिनके उच्चारण में क्या है, हमारा ओंठ क्या है, गोलाकार नहीं होंगे। पहला है ह्रस्व आ, दूसरा है दीर्घ आ, तीसरा है ह्रस्व ई, चौथा है दीर्घ ई, उसके बाद ए और ऐ। ये 6 वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारण करने में हमारा जो ओंठों का आकार वह क्या है, गोल नहीं होता, वृत्त नहीं होता। उनको क्या कहते हैं हम, आवृत्तमुखी। अर्थात इन 6 स्वरों को हम आवृत्तमुखी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जानते हैं हम वृत्तमुखी, अर्थात जिसमें हमारे ओंठ क्या हैं, बिल्कुल वृत्त अर्थात गोले की तरह हो रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जब हमारी मुखाकृति हो जाती है, ओंठों की आकृति हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, वृत्तमुखी। ठीक है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ क्या है, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, वो स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है और औ है। अर्थात जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारी ओंठों की आकृति क्या है, गोल हो जाएगी। आप अगर अभी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अगर ओ कहेंगे, औ कहेंगे तो हमारे ओंठ एकदम गोलाकार या वृत्ताकार में हो रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण का जो अंतिम और 5वां आधार है वह है हवा नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। इसके 2 भेद हैं, एक है निरनुनासिक और अननुनासिक। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी अंदर से जो प्राणवायु आती है वह केवल मुंह से निकल रही है या नाक व मुंह दोनों से निकल रही है। इस प्रकार हम इसमें निरनुनासिक पढ़ेंगे, अर्थात जिन स्वरों में केवल हमारी जो अंदर से श्वास निकलती है, हवा निकलती है, केवल यह क्या है, मुंह से निकल रही है, उन्हें क्या कहेंगे हम, निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक या अननुनासिक यह वर्ण है। इसमें लगभग सभी स्वर आ जाते हैं, जिसमें ओ आता है, आ आता है, ई आती है। इस प्रकार लगभग सभी वर्ण क्या है, निरनुनासिक है। जानते हैं अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। अनुनासिक का अर्थ होता है मुख और नासिका। जब मुंह और नासिका दोनों कार्य करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसमें क्या है, आ है, अ है और ई है। यह क्या है, एक चंद्र बिंदु है, या फिर अनुसार जो हमने कल जाना था, पिछली वीडियो में जाना था, वह भी अनुनासिक है। तो आप जान ही गए होंगे, जो स्वरों के 5 प्रमुख आधार हैं उनको समझ चुके होंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
जिन मित्रों ने वर्णमाला वाली पहली वीडियो नहीं देखी है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उसे ज़रूर देख लें। और इस वीडियो से संबंधित कोई तथ्य आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का निवारण अवश्य करूँगा। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद।